नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं अपराध और बाल अपराध के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्वेत वस्त्रधारी अपराध या श्वेत वसन अपराध या वाइट कॉलर क्राइम के बारे में। समाजशास्त्र की ही एक शाखा है अपराध शास्त्र। इसके अंतर्गत हम समाज से संबंधित अनेक तरह की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जैसे बाल अपराध, अपराध, अपराधी, दंड व्यवस्था, संगठित अपराध, पेशेवर अपराध, पुलिस, इन सभी के बारे में हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें 1939 तक यही माना जाता था कि अपराध सिर्फ जो निर्धन या अभावग्रस्त लोग हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है और संपन्न लोग इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं या इस तरह का कोई अपराध नहीं करते हैं। सदरलैंड ऐसे पहले समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने इस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और समाज के संपन्न और उच्च वर्ग के लोग भी अपराध करते हैं यह प्रतिपादित किया। इनके द्वारा किए गए अपराध को ही इन्होंने श्वेत वस्त्रधारी अपराध या श्वेत वसन अपराध, जिसे वाइट कॉलर क्राइम भी कहा जाता है, वह नाम दिया। E.H. सदरलैंड ने 1939 में इस अपराध की अवधारणा प्रतिपादित की थी और इस अवधारणा में उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कानून तोड़ने के लिए इस शब्द को प्रयुक्त किया था जो महत्वशील और सम्माननीय होते हैं, जिनको समाज में उच्च सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है और जो अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के द्वारा आर्थिक उद्देश्यों के लिए कानून का उल्लंघन करते हैं। सदरलैंड के बाद अन्य अपराध शास्त्रियों ने भी इस अवधारणा को परिभाषित करने का प्रयास किया। बार्न्स और टीटर्स ने भी वाइट कॉलर क्राइम को परिभाषित करते हुए कहा कि श्वेत वस्त्रधारी अपराध को शंकास्पद आचार नीति वाले व्यापारिक लेन देन कहा जाता है। मार्शल क्लिनॉर्ड के अनुसार श्वेत वस्त्रधारी अपराध कानून का वह उल्लंघन है जो मुख्यतः व्यापारियों, पेशेवर व्यक्तियों और राजनीतिज्ञों जैसे समूहों में उनके व्यवसायों के संबंध में पाया जाता है। वाइट कॉलर क्राइम को ही परिभाषित करते हुए फ्रैंक ई हार्टुंग ने कहा कि श्वेत वस्त्रधारी अपराध व्यापार से संबंधित ऐसे कानून का उल्लंघन है जो एक कंपनी, कारखाने, फर्म और उसके एजेंटों द्वारा फर्म के व्यापार चलाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार किसी भी उच्च स्थिति, व्यापार या राजनीति में रहते हुए अपने फायदे के लिए नियमों और कानूनों का उल्लंघन करना श्वेत वस्त्रधारी अपराध के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। श्वेत वसन अपराध के सदरलैंड ने कुछ आधार बताए हैं जिनके आधार पर हम इस अवधारणा को समझ सकते हैं। इसका पहला आधार उन्होंने बताया कि कानून इन अपराध को जनसाधारण के लिए हानिकारक मानता है। दूसरा, इस अपराध के लिए उपयुक्त दंड निर्धारित होते हैं। और तीसरा, इस अपराध में पाए जाने वाले व्यवहार इच्छानुरूप तथा स्वेच्छाचारी होते हैं, जैसे गबन, कम तोलना, व्यापारिक संस्थाओं में आय व्यय में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि इसी अपराध की श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध के प्रभाव निजी संपत्ति और सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में बताए हैं। उनके अनुसार इस अपराध से समाज को वित्तीय हानि बहुत अधिक होती है, जैसे लाखों या करोड़ों रुपयों की हानि हो जाती है। श्वेत वस्त्रधारी अपराध अविश्वास की भावना को फैलाते हैं, जिससे जन सामान्य का मनोबल कम हो जाता है और वे डर कर रहते हैं। यह अपराध समाज में सामाजिक उल्लंघन पैदा करता है और उसमें वृद्धि करता है। इसी के साथ श्वेत वसन अपराध करने वाले अपराधियों को न्यायालय के द्वारा भी उचित रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। उसके भी कुछ कारण उन्होंने बताए हैं कि श्वेत वस्त्रधारी अपराधियों के प्रति अधिकतर न्यायालय बहुत उदार होते हैं, क्योंकि ये जो अपराधी होते हैं
ऊंचे ऊंचे पद पर या बहुत अच्छे संस्थानों में कार्यरत होते हैं, तो इस वजह से न्यायालय भी उन्हें बहुत कठोर दंड नहीं दे पाता। इस प्रकार के अपराधियों के लिए कानून में प्रभावशाली दंड देने का अभाव पाया जाता है और श्वेत वस्त्रधारी अपराधी अपने प्रभाव के कारण समय समय पर कानून को योजनाबद्ध तरीके से प्रभावहीन बना देते हैं और उसके आड़ में वे अपना जो कार्य है वह करते हैं। सदरलैंड के द्वारा श्वेत वसन अपराधियों के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला, वे अपराधी जिनको न्यायालय के द्वारा दंड दिया गया है, यानी श्वेत वसन अपराधी जिन्हें अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, पहली प्रकार के अपराधी वे होंगे। दूसरे, वे अपराधी जो सिफारिश और गैर कानूनी प्रभाव के अभाव में दंडित किए जाते हैं। और तीसरा, वे अपराधी जिनको विशेष नियुक्त आयुक्त ने दोषी माना हो। लेकिन सदरलैंड द्वारा बताए गए अपराधियों के ये 3 प्रकार कोल्डवेल ने मूल्यांकन करके उसके लिए कहा है कि ये जो वर्गीकरण सदरलैंड के द्वारा किया गया है यह सही नहीं है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय के द्वारा उसे दंड नहीं दे दिया जाता, और दूसरा ये कि ऐसा भी देखा जाता है कि न्यायालय कभी कभी निर्दोष व्यक्तियों को भी दंड दे देता है। इसलिए इस आधार पर अपराधियों को परिभाषित करना या उनका वर्गीकरण करना सही नहीं होगा। सदरलैंड ने अपराधी कैसे बनते हैं या श्वेतवसन अपराधी किन परिस्थितियों में बनते हैं उसे स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे विभेदक साहचर्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उनका कहना है कि श्वेत वस्त्रधारी अपराध के लिए 3 प्राकल्पना है। पहला, श्वेत वस्त्रधारी अपराध उसी प्रकार से सीखता है जिस प्रकार से कोई अन्य व्यवस्थित अपराध सीखा जाता है। दूसरा यह कि यह अपराध उन व्यक्तियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्कों के द्वारा सीखा जाता है जो पहले से ही श्वेतवसन अपराध का अनुसरण या व्यवहार करते हैं। और तीसरा, जो लोग श्वेतवसन अपराध सीखते हैं वे लोग अपने आप को विधि पालक व्यवहार से सामान्यतया दूर रखते हैं। इस प्रकार सदरलैंड ने लिखा है कि निम्न स्तर के अपराधियों और श्वेत वस्त्रधारी अपराधियों में संपर्कों की प्रक्रिया में समानता होती है। अधिकतर निम्न वर्ग के अपराधी अपना जीवन निम्नतम पड़ोस और परिवार में शुरू करते हैं, जहां वे अपराधियों के संपर्क में आते हैं और उनके साथ अपराध से संबंधित क्रियाएं और गतिविधियां सीख जाते हैं। इसी प्रकार से जो लोग श्वेतवसन अपराधी बनते हैं वे भी अपना जीवन अच्छे पड़ोस और अच्छे परिवार के साथ शुरू करते हैं। महाविद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद व्यापार शुरू कर देते हैं जहां पर कानून का उल्लंघन एक अच्छा प्रतिमान माना जाता है। इस वातावरण में अपराध को एक लोक रीति और प्रचलन माना जाता है। इस प्रकार निम्न स्तर के अपराधी और श्वेतवसन अपराधी दोनों में ही कुछ समानताएं मिलती हैं। ये दोनों ही प्रकार के अपराधी नई परिस्थितियों में अनुकूलन कर लेते हैं, जैसे लोग समाज में नई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालते हैं। दोनों ही प्रकार के अपराधी उच्च और निम्न अपराधियों के संपर्क में आकर अपराध सीखते हैं और उनके सीखने की प्रक्रिया में समानता है। एक समानता यह भी होती है कि श्वेतवसन अपराधियों के लिए वकील और न्यायविद कार्य करते हैं, तो निम्न वर्गीय अपराधियों के लिए वही कार्य पेशेवर अपराधी करते हैं। सदरलैंड के द्वारा दिए गए इस सिद्धांत, जिसे विभेदक साहचर्य कहा जाता है, इसे पूर्ण रूप से हम सही नहीं कह सकते। इसके कुछ दोष और सीमाएं भी स्पष्ट होती हैं, जिसके आधार पर इसे उचित नहीं माना जा सकता। ऐसा देखा जाता है कि बहुत से व्यापारी और व्यवसायी अनेक अनैतिक प्रयोगों के द्वारा अवैध पद्धतियों और गैरकानूनी प्रविधियों की जानकारी रखते हुए भी बेईमानी क्यों नहीं करते हैं। एक मत यह भी है कि व्यापार में वही लोग टिक पाते हैं जो अवैधता संबंधी जानकारी रखते हैं और व्यवहार में लाते हैं, लेकिन कुछ व्यापारी प्रचलित सामाजिक मूल्यों के प्रति अपने विश्वास और धारणा के कारण अवैध कार्य नहीं भी करते हैं।
सदरलैंड के द्वारा दिए गए इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाओं के बाद भी सदरलैंड के समाजशास्त्र या अपराध शास्त्र को दिए हुए योगदान से हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि सदरलैंड से पहले किसी भी अपराध शास्त्री का ध्यान इस ओर नहीं गया था कि श्वेतवसन अपराध या अपराधी भी हो सकते हैं। पहले अपराध शास्त्री सिर्फ चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, इन परंपरागत अपराधों के अध्ययनों तक ही सीमित थे। सदरलैंड की इस नवीन अवधारणा श्वेतवसन अपराध के प्रतिपादन और विकास के बाद ही अपराध शास्त्रियों का ध्यान उच्च वर्ग के अपराधियों और व्यवसायी अपराधियों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन की ओर आकर्षित हुआ। इसलिए निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सदरलैंड ने अपराध शास्त्र में इस अवधारणा को प्रतिपादित करके बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया है। सदरलैंड के इस अवधारणा का अपराध शास्त्र में प्रयोग करके भारत में अनेक अपराधियों को पकड़ने, दंड देने आदि के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस अवधारणा का प्रयोग व्यवहार के द्वारा तस्करी, नकली दवाइयों का उत्पादन, बीमा, धोखाधड़ी, गबन, कालाबाजारी, आयकर में चोरी, सरकारी और अर्ध सरकारी एवं गैर सरकारी कारनामे, घूसखोरी, गुप्त संचय, झूठे विज्ञापन आदि से संबंधित अपराधियों को पकड़ने में किया जा सकता है। इसका प्रयोग व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, अभियंताओं, वकीलों, डॉक्टरों आदि को पकड़ने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे अपराधियों को पकड़कर कठोर दंड और भारी से भारी जुर्माना लगाकर समाज से इस अपराध का उन्मूलन करने में हमें प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।